आज हम बिल्कुल लाइट मोड में कुछ टूल्स हमारे रह गए हैं, इनको साथ साथ कर लेते हैं। फिर मैं आपको लेयर पैनल पे वंस अगेन लेके जाऊंगा जिसमें रिमेनिंग ऑप्शंस को हम देखेंगे। ठीक है। अगर आप फोटोशॉप में कभी आप ऑन करो तो फोटोशॉप में ये सारी की सारी शेप्स आपको दिख रही होती हैं। रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, ट्राइंगल टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल और जहां तक कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप्स टूल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट शेप्स इसमें अवेलेबल हैं। अगर आप यूज करना चाहो और कैनवस के ऊपर पॉपुलेट करना चाहो आप कर सकते हो। और याद रखना, जब कभी कोई भी शेप इनमें से आप क्लिक करते हो और यहाँ पे बनाना शुरू करते हो, उसका आपका लेयर के ऊपर उसकी प्रेजेंस नजर आती है। और अगर आप उस लेयर में उसी एक ही लेयर में अगर आप वर्क करना चाह रहे हो, आप अदर लेयर में नहीं जाना चाह रहे, पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं, एक ऑब्जेक्ट ये बनाया मैंने, रेक्टेंगल है। आप लोगों को मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल सिखाया था। ये टूल है, मैथमेटिकल शेप है। कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो ठीक है, बिल्कुल नीचे ये शेप्स मौजूद हैं। और ये शेप जब तक आप माउस को होल्ड ऑन किया हुआ है, ये जब तक आप इसको माउस को छोड़ोगे नहीं, ये शेप स्टिल एडिटेबल है। हाँ, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो विद शिफ्ट की, विद शिफ्ट की। और इसमें इसमें स्टूडेंट्स, जब कभी आप कोई भी शेप इनमें से ड्रॉ करते हो, ये लिस्ट ऑफ शेप्स हैं, कोई भी ले सकते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एलिप्स, सर्कल और ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइन। इनमें से कोई भी शेप आप अगर अपने कैनवस के ऊपर कोई डिजाइन या आर्ट, आपने अपना कोई आर्टवर्क बनाना है तो ये आपके पास अवेलेबल है। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे करंट वन फिल ब्लैक, सॉरी, फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक और ये आपका बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट, ये आपको यहाँ दिख भी रहा है, जूम करके देख सकते हो। और अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करना है तो प्रॉपर्टीज में चेंज करने के लिए आपको इस टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। और मजे की बात, अगर आप देखो कि जो आपने बनाया वो रेक्टेंगल फॉर्म में वहां पे आपको बैकग्राउंड के बिल्कुल ऊपर ये विजिबल हो चुका है। ठीक है। इसका मतलब अगर आप मजीद कुछ क्रिएट करोगे, शेप्स बनाओगे, डिजाइन का पार्ट बनाओगे, तो वो भी इसी के ऊपर बनती जाएंगी स्टैकिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर बाज़ ये होता है कि आप चाह रहे हो किसी शेप के साथ ही वो कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपने जब ये टूल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपके पास है शिफ्ट प्रेस करना। ये देखो, ये देख रहे हो, शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है? शिफ्ट प्रेस करने से रेक्टेंगल में जो करंट आपका स्क्वायर है इसी में इस शेप को ऐड कर देगा। लेयर भी एक ही रहेगी, इसका मतलब करंट लेयर के अंदर ही वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के बगैर करोगे तो जो कुछ भी बनाओगे स्टूडेंट्स, वो एक न्यू लेयर के तौर पे उसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये देखो, देख रहे हो, लेयर आ गई। दोबारा से देखो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसी लेयर का कंपोनेंट के तौर पे इसको अंदर आप रखना चाह रहे हो, इसी लेयर का हिस्सा बनाना चाह रहे हो, तो आपने याद रखना, इनमें से कोई भी शेप ले लो, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल ही होगी, कोई भी शेप ले लो और उसके ऊपर आप शिफ्ट के साथ उसको ऐड ऑन कर दो। इसका मतलब शिफ्ट से ऐड होगा तो ऑल्ट के साथ माइनस भी होगा। और ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। आपको ये शॉर्टकट कीज याद रखनी चाहिए। और जहां तक इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बाद में पता है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपके यहाँ पे सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है ना, रेफरेंस पॉइंट ये वाला, ये मुझे नहीं दिख रहा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या क्या हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि अगर आप रोटेट करते हो तो इस पॉइंट के अराउंड रोटेट होता है। इसका मतलब इस पॉइंट को अगर ड्रैग करके आप यहां रख दो, आप अगर रोटेट करोगे इस पॉइंट को जो कि सेंटर था, सेंटर को आपने मूव करके इसके राइट जो सरफेस के ऊपर आपने प्लेस कर दी। ये देखिए, देख रहे हो, सेंटर पॉइंट बदल गया, इधर आ गया। जहां पे आप इसको प्लेस करना चाहो वहां कर सकते हो, नई लोकेशन पे आ गया। इसका मतलब जो पॉइंट होता है ये, इसको रेफरेंस पॉइंट जो बोलते हैं, इसकी वैल्यू आप मूव करके नई लोकेशन पे भी लेके जा सकते हैं। और यहां से हैंडल को वो अराउंड दैट आपको प्लेस करने के लिए चला जाता है।
ठीक है। अगर आप कहोगे सर ये भी पड़ा रहे और एक और आ जाए, उसका तरीका पता क्या होगा, आप इसके डुप्लीकेट बनाओ। डुप्लीकेट कैसे बनते हैं, जो भी शेप आपकी बनी होती है आप कंट्रोल जे कर दो, एक काम। दूसरा, आप ड्रैग करके प्लस के ऊपर ड्रॉप कर दो। अब इसी के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट आ गया, स्टैकिंग ऑर्डर में भी दिख रहा है, इसको आपने क्लिक करना है और इसका रेफरेंस पॉइंट बदल के यहां पे ले आओ। और अब आप इसको यहां से देख रहे हो, वो भी रहा। पहले तो वो डुप्लीकेट थोड़ी था, वो एक ही आपको शेप थी, उसका पॉइंट आप सिर्फ चेंज करके रोटेट करवा रहे थे, उसके राउंड वो घूमे जा रहा था। लेकिन आपने क्या किया, आपने बड़ा स्मार्टली क्या किया, एक जो शेप है उस लेयर की, उसको एक डुप्लीकेट बना दी, ताकि एक्चुअल भी वहीं पे पड़ा रहे, और सिर्फ डुप्लीकेट जो क्रिएट किया गया स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर जो है, उसको नई लोकेशन पे मूव कर दिया। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को एड्रेस करना चाहो तो याद रखना, कोई भी शेप जो आप बनाओगे, इसकी प्रॉपर्टीज को एड्रेस करने का तरीका क्या होता है कि आप इस लेयर को क्लिक करो, देन यू हैव टू गो विद दिस टूल, टूल पे क्लिक करना, फिर प्रॉपर्टीज आएंगी ऊपर। अगर आपने मूव टूल पे क्लिक किया हुआ है और आप कहते हो मैंने इसका कलर चेंज करना है, नहीं होगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, यू हैव टू सिलेक्ट इट्स रिस्पेक्टिव टूल। जब तक आप टूल सेलेक्ट नहीं करोगे, और एक और चीज, बाज़ औक़ात जब आप क्लिक करते हो, आपको यहां पे इसके जो बाउंडिंग बॉक्स है, उसे बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं, जो स्क्वेयर्स आते हैं ना, वो आपके सिलेक्शन हैंडल्स होते हैं, बाउंडिंग बॉक्स होते हैं, वो ना दिखाई दे रहे हो तो आपने कंट्रोल टी करना होता है। ये मैंने कई दफा बताया आपको, कंट्रोल टी करना होता है। जिस लेयर पे क्लिक करोगे उस लेयर से कनेक्टेड आपके बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है, और यहां पे आपको अगेन सेंटर में रेफरेंस पॉइंट दिखता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट सेंटर में दिखता है। अगर आप कहो कि क्या ये जो रेफरेंस पॉइंट है अगर ना दिख रहा, उसको देखने का तरीका क्या है, आप कहते सर जब आप क्लिक करते हो तो दिखता है, जब हम क्लिक करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट नहीं दिखता, कंट्रोल टी प्रेस करने के बावजूद। तो इसको देखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वाला रेफरेंस पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है ये आपको ना दिख रहा हो, तो इसको देखने का तरीका, एडिट मेन्यू, और इसको पहले टिक कर देना, एडिट मेन्यू में जाना है, और इसको आपने सबसे नीचे प्रेफरेंसेस हैं, वक्तन फवक्तन हम उसमें जाते हैं प्रेफरेंसेस में, तो आपने प्रेफरेंसेस में जाना है। अब प्रेफरेंसेस में ये कोई सी इसमें से ऑप्शन ले लो, स्टार्ट में चले जाओ, जनरल में, यहां पे देखना एक ऑप्शन होगी, और उस ऑप्शन को मुझे टिक करना लाजमी है। ऑप्शन का नाम इसमें देखना, कहीं लिखा हुआ रेफरेंस पॉइंट शो, ये टूल्स के अंदर होता है, टूल्स में होता है, इसको ऑन रखना। बाद स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर कंट्रोल टी करती वो सेंटर पॉइंट मुझे दिखता ही नहीं, सेंटर पॉइंट दिखेगा नहीं तो मैं किस तरह उसको रोटेट करूं, कैसे मैं कंट्रोल करूं, मेरी जो समय से बाहर हो गया है, क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा अभी। ये है जी वो शो रेफरेंस पॉइंट, व्हेन यूजिंग, क्या लिखा हुआ है, व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी, एडिट में भी है फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी, वहां पे भी इसको आपने ऑन रखना है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि जब आपने स्क्रॉल व्हील्स के साथ जूम इन जूम आउट करना है, इसको भी ऑन रखना है। ठीक है, बाकी आपके पास काफी सारी और भी छोटी छोटी चीजें हैं, जिसमें मैं आपको बाकी चीजें भी जब जब जरूरत पड़ेगी हम इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने आपको सिंपल वे में ये बताया कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये रेफरेंस पॉइंट को ऑन रखना होता है। और अब मैं एक और चीज बताने लगा, मैंने ये बोला, इसको डिलीट कर देता हूं। अगर आपने ऑब्जेक्ट को एक और ऑब्जेक्ट इसके साथ ऐड करना है, और आप ये चाह रहे हो लेयर चेंज ना हो, मजे की बात देखो, जब कभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल सर्कल बनाते हो, ये सर्कल बनाता हूं, शिफ्ट के साथ सर्कल बनेगा, और शिफ्ट के साथ सर्कल बनेगा, और शिफ्ट के बगैर एलिप्स हो सकता है। एलिप्स का मतलब सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस। अच्छा ये देखो, ये मैंने यहां पे रख दिया। अगर आप गौर करो, ये ऑब्जेक्ट जो बना है ये एक नई शेप, नई लेयर के ऊपर बना है।
आपके पास कंट्रोल है, अगर आप चाहो इसी लेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको जो मैंने बताया था सिलेक्शन मोड में, वही एक्शन यहां पे भी कर सकते हो। कैसे, ये देखिए, जब आप सर्कल बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, शिफ्ट प्रेस कर दो और ड्रॉ कर दो। अगर आपको प्लेसमेंट में इशू हो रहा है, स्पेस बार से कर लेना। ये देख लो, स्पेस बार प्रेस किया, शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है, और ये मैंने माउस का बटन भी स्टिल प्रेस किया। ये लो, यहां रख दूं। एक बार आपने माउस बटन छोड़ दिया, शिफ्ट छोड़ दिया, ऑल्ट छोड़ दिया, गौर करो, अब ये एक ही लेयर के ऊपर दोनों शेप्स आपकी आ गई। बाद आपको रिक्वायर्ड होता है, आप बना सकते हो। आपको अगर मैं कहूं यहां 2 लेग्स भी लगा दो, लग जाएंगी। रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये लो, यहां बनाता हूं, लेकिन प्रेस करने से पहले शिफ्ट प्रेस कर दें। अगर आप एक ही लेयर पे सब कुछ रखना चाह रहे हो, ये देखो, शिफ्ट प्रेस करते ही पहले तो ये बटन आप क्लिक कर देना, लेयर पहले क्लिक कर देना। किस लेयर पे बनाना है जनाब? ये एहतियात करना, एक्टिवेट करना उसको, फिर आपने अपना काम शुरू करना है। और ये देख रहे हो, इसका रेफरेंस पॉइंट ये आ गया, यहां बना दूं। लेयर को नंबर 1 लेयर को क्लिक करना, नंबर 2 शेप को क्लिक करना, नंबर 3 इस शेप के ऊपर ड्रॉ करने से पहले शिफ्ट प्रेस कर देना। शिफ्ट प्रेस करके जब श्योर हो जाओगे प्लस आइकन आ गया है, यहां पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहां पे उस शेप को ड्रॉ कर दो, जो भी बनाना चाहो। अच्छा, अब इसमें एक इशू आ रहा है, चलें इसको भी करते हैं। पहले मैं सिर्फ दिखाता हूं बना के। ये देखो, क्या ये अलग ऑब्जेक्ट बना है? सॉरी, क्या ये अलग लेयर के ऊपर बना है? नो, एक ही सिंगल लेयर है। और मजे की बात है, अब अगर आप इसकी वैल्यूज को चेंज भी करोगे, मतलब इसकी फिलिंग चेंज करोगे, सेम होगी। क्यों? एक ही है। अगर मैं कहूँ उसको हेड का या नीचे स्क्वायर का या सेंटर में जो रोटेट वाला आपने स्क्वायर बनाया है, इसका कलर डिफरेंट करना चाहूं तो कर सकता? नो, क्योंकि एक ही लेयर पे है। इसलिए कहा जाता है जो कुछ भी बनाओ, अलग लेयर पे बनाओ। अगर सेम लेयर आप सिलेक्ट कर लोगे शिफ्ट के साथ, तो उसी लेयर के ऊपर उसकी प्रेजेंस होगी। और अगर आप इसमें यहां से क्लिक करने के बाद अगर कलर चेंज करोगे, याद रखना ये जो आपके पास ये सारी की सारी सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको इसकी प्रेजेंस नजर आएगी क्लिक करने से। और ये इफेक्ट समझ तो गए होंगे आप कि क्या हो रहा है। ठीक है, और अगर आपने स्ट्रोक की वैल्यू पे हिट करना है, सिलेक्ट किए रखो, टूल जिससे वो बनाया गया है, जहां से बनाया गया उसको एक्टिवेट करो, और यहां से जाके इसके स्ट्रोक की वैल्यू को हाई कर दो। ये देख रहे, कलर भी चेंज कर सकते हो स्ट्रोक का, ये बटन है, ये स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हो जो आप करना चाहो। देख रहे हो बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है कलर, जो भी कलर देना चाहो। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है, बेसिक में RGB में चले जाओ, नहीं पसंद CMYK में चले जाओ। डिपेंड करता है प्रोडक्ट जो आप रेडी कर रहे हो, फॉर प्रिंटिंग पर्पज कर रहे हो CMYK की लिस्ट में चले जाना, RGB पे जाना है। और अगर आपको ग्रे स्केल चाहिए, ये देख रहे हो, फ्रॉम व्हाइट टू डार्क शेड की तरफ दरमियान में इसके टिंट कलर्स हैं, ये टिंट है, व्हाइट लाइट पिक्सल की वैल्यू चेंज हो रही, और ये डार्क शेड्स आ गए, और ये टोटली ब्लैक आ गया। ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। और ये वैल्यू जो चेंज हो रही है, फिल्म में भी ऐसा ही है स्टूडेंट्स, फिल्म में भी कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रोक में ही हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने इसको क्लिक किया हुआ है, ये काम आप यहां से क्लिक करने के बाद सेम यही चीजें आपको फिल्म में भी मिलेंगी। नन कर दूं, सॉलिड कलर कर दूं, ये सॉलिड कलर है। कौन सा? यहां से जो भी करना चाहो, और भी हैं ये ले, पर्पल शेड्स हैं, डार्कन शेड्स हैं, इनमें से जो भी कलर फिल में रखना है। आपने बस इतना याद रखना कि जिस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है,
जिस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज सेट करने की पैनल ऊपर मौजूद है, ये कर लो। अगर आप ये इसमें कंफर्टेबल नहीं हो स्टूडेंट्स, तो एक काम और कर सकते हैं। वो क्या? वो यहां से जब आपने क्लिक कर दिया, लेयर को सिलेक्ट कर दिया, इस ऑप्शन को टिक कर दिया, ये आप यहां से भी कर सकते हैं। यहां से प्रॉपर्टीज में आप जाके यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो, ये फिर क्या ये वही बॉक्स नहीं आ गया? अगर आप कंट्रोल ऊपर नहीं विजिबल आपका, तो कंट्रोल आप प्रॉपर्टी से भी अपनी फिलिंग का और अपने स्ट्रोक का यहां से भी कर सकते। ये फिल है, जो कलर करना चाहो, फिल में चेंजेस हो रही हैं जो आप करना चाहो। प्लस अगर आपने स्ट्रोक में करना है, यू हैव टू गो विद दिस वन। ये स्ट्रोक है, देख रहे हो, ये स्ट्रोक लिखा हुआ है। स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है, स्ट्रोक का कलर भी चेंज हो रहा है, और यहां तक के स्ट्रोक से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, लाइक लाइन स्टाइल। ये देख रहे हो, क्या लाइन स्टाइल चेंज हो रहा है, डॉटेड, डैश, जो भी देने चाहो। और मजे की बात है, ये अवेलेबल जब हो तो स्टूडेंट्स याद रखना, इस पैनल का मकसद खत्म हो रहा है, ये पैनल। लेकिन मैं कंफर्टेबल होता हूं इस पैनल के साथ, मैं प्रॉपर्टीज में नहीं जाता। लेकिन अगर आप में से कोई प्रॉपर्टीज में जाके भी वर्क करना चाह रहा है, तो प्रॉपर्टीज में भी काम कर सकते हो। प्रॉपर्टीज भी आपको अलाउ करती हैं कि अगर आप इस करंट शेप के अंदर इसकी वैल्यूज को, चाहे फेल के हवाले से हो, चाहे स्ट्रोक के हवाले से हो, चाहे लाइन स्टाइल के हवाले से हो, चाहे इसके कैप्स के हवाले से हो, ये कैप्स होते हैं, ये कैप्स हैं जो यहां से सेट होते हैं। ये देखो, राउंड कैप्स आगे। और ये कब होते हैं? जब वह डैश लाइन हो, वरना नहीं। सॉलिड लाइन में ये कैप्स नहीं दिखेंगे बच्चों, अगर आप इसे स्ट्रेट कर दोगे। सॉलिड में ये लाइंस नहीं दिखती। कब दिखती हैं? डैश वाले ऊपर ये ऑप्शन कब एक्टिवेट होती हैं? और ये देखो, ये कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स को क्या मैं कर दूं राउंड? ये देखो, कॉर्नर्स को चॉप कर दूं, ये देखो चॉप हो रहे हैं कॉर्नर्स। जहां जहां कॉर्नर्स हैं चॉप हो रहे हैं, ये बेवल बोलते हैं इसे। ये राउंड है। आप करंट शेप में देखते जाओ क्या हो रहा है। प्रॉपर्टीज हैं, शार्प हो गए। और मजे की बात है, अगर आप इसे डैश में भी कन्वर्ट कर दो, तो ये कैप्स कहलाते हैं। ये देख रहे हो, ये थ्रू आउट पूरी सरफेस के ऊपर। अगर आप इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहो कैप्स की, यहां से करते हो। जरा गौर कीजिएगा, बनावट, कैप्स, जो आपके गैप्स हैं उसके कैप्स देखो, आगे राउंड, ये सब शार्प कर दूं, ये शार्प हो गया। ठीक है। और मजे की बात सुनो, इसमें अगर आप गौर करो, आपका स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक स्ट्रोक मतलब आउटलाइन, स्ट्रोक जो है वो आपकी फिल की हाफ पिक्सल इनसाइड है और हाफ पिक्सल आउटसाइड है। मतलब क्या? सेंटर है। ये सेंटर से इसको बिल्कुल आउटसाइड लेके जाना हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, यहां से कर दो। दिस इज इनसाइड, कर दूं? ये देखो, स्ट्रोक पे गौर करो, फिल के इनसाइड आ जाएगा। फिल के आउटसाइड कर दूं, ये लो। कंटिन्यू कर दो लाइन को, ये लो। क्या आपको समझ आई है इन ऑप्शंस की? फिल, स्ट्रोक, स्ट्रोक की विड्थ, स्ट्रोक का स्टाइल, और स्ट्रोक जो है वो सेंटर में रखना है या आउटसाइड रखना है या इनसाइड रखना है? आउटसाइड करना है। दिस इज द राइट ऑप्शन। बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, आप चाहे स्ट्रोक जो है इसको डिस्टर्ब ना करे, किसको? फिल को, तो इसको आमतौर पे हम आउटसाइड लेके चले जाते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हाफ इन हाफ आउट। और इस वक्त 60 पिक्सल अगर हैं तो 30 पिक्सल आउट और 30 पिक्सल इन लगेगा स्ट्रोक। अगर आप सेंटर कर दो, ये दिस इज द सेंटर। और इसमें आपको ब्लू कलर की लाइन भी नजर आ रही होगी, ये जरा गौर कीजिएगा। ये दरमियान की लाइन, ये ब्लू कलर की, ये स्ट्रोक के दोनों तरफ आपकी प्रेजेंस को शो कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर्टीज चाहे यहां से कंट्रोल कर लो इस ऑब्जेक्ट की शेप जो भी है, और या ये कंट्रोल, और ये कंट्रोल से ये सारे काम यहां तक मैंने आपको बता दिए हैं। जहां तक जो चीज मैंने नहीं बताई, ये मैंने नहीं बताया। अब मजे की बात है, इसी तरफ लेके आ रहा हूं आपको। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? न्यू लेयर।
ये क्या लिखा हुआ है? कंबाइंड शेप। ये क्या लिखा हुआ है? सबट्रैक्ट फ्रंट शेप। ये क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्ट शेप एरिया। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स। और ये क्या लिखा हुआ है? मर्ज शेप्स कंपोनेंट्स। और इसका इस्तेमाल देखो, बड़ा मजे का इस्तेमाल। ये देखो, मैं कोई शेप बनाता हूं, दो अलग अलग लेयर्स पे शेप बनाती। ये रेक्टेंगल लिया मैंने, यहां पे एक शेप ड्रॉ कर दी। शेप ड्रॉ करते ही आप गौर करो, क्या वो शेप अलग से लेयर पे आई है या उसी लेयर में रही है? अलग से एक लेयर पे आई है। रीजन इज दैट जब आप कोई शेप सेलेक्ट करते हो, इनमें से कोई भी शेप सेलेक्ट करते हो, आपने एक नजर रखनी है इधर भी। इधर बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन है? एक्टिवेट। कि जब कोई चीज बनेगी वो न्यू लेयर पे बनेगी, इसलिए नई लेयर ही बनी। दोबारा से देखो, अब मैं इसको एक और तरीके से सिखा रहा हूं। आप चाह रहे हो कि जो मैं शेप बनाऊं, ये लेग की शेप बना रहा हूं मिसाल के तौर पे, वो इसी के शेप के, सॉरी, इसी लेयर पे बने। यू हैव टू गो विद, ये सिलेक्ट कर लिया, यहां जाके आपने इसको ऑन कर देना है। क्या लिखा हुआ है? कंबाइंड शेप। करने के बाद क्या लिया मैंने? क्या बनाना है बताओ? रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। हमें राइट नाउ क्या बनाना है? रेक्टेंगल। यहां आ जाओ। और मजे की बात देखो, क्या इसके साथ छोटा सा प्लस लगा हुआ है? हालांकि मैंने कुछ नहीं प्रेस किया। पिछली बार मैंने कहा था शिफ्ट प्रेस करना है, अभी मैंने कुछ प्रेस किया? नथिंग। ऑप्शन क्यों ये ऑन हुई है? कंबाइन की वजह से। वो इसी लेयर के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया। अब इसमें मैंने गैप कम दिया ना, और उसके स्ट्रोक की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, स्ट्रोक को थोड़ा कम कर देते हैं। ये लो। लेकिन चूंकि कंबाइन है, इसलिए रिमेनिंग पार्ट पे भी चलेगा। ठीक है, दोबारा से देखो। आपने स्टूडेंट सबसे पहले जो नजर रखनी होती है यहां पे। अगर आप कहोगे सर आज तक तो आपने ये सिखाया था कि जब भी कोई नई चीज बनेगी वो नई लेयर पे आएगी, तो ये क्या हो रहा है? ये आपकी एक ऑप्शन आपको फैसिलिटेट कर रही है। अगर आप चाहो करंट लेयर के ऊपर जो इस वक्त हाईलाइट की हुई है, इसी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखना है तो रख सकते हो। दिस इज द ऑप्शन। नाम लिखा हुआ उसने क्या? कंबाइन कर दो। किसके ऊपर? जिस लेयर पे आपने क्लिक किया हुआ है, इसी पे। ये लो। जैसे मैंने माउस बटन देखा, छोड़ा, उसने क्या किया? जो कॉमन बाउंड्रीज हैं उनको, ओवरलैपिंग बाउंड्रीज को मर्ज कर दिया। गौर कर रहे हो? ये ये देखो, हालांकि मैंने पूरा एक रेक्टेंगल बनाया लेकिन उसने मर्ज कर दिया। इसका मतलब अगर आपने यहां पे भी रेक्टेंगल्स लगानी है, आप लगा सकते हो। यहां पे कुछ और आपने शेप ऐड करनी है, आप शेप ऐड कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, आपने सबसे पहले लेयर को एक्टिवेट करना है, नंबर वन। नंबर टू, आपने उस टूल में जाना है जो आप यहां पे ड्रॉ करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका हेड कैप लगानी है इधर, ये लो, ट्राइंगल लगा देते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे ऐड करनी है शेप। ठीक है, अगर आप करंट लेयर के अंदर ही इसको ऐड करना चाह रहे हो या मतलब कंबाइन करना चाह रहे हो, जस्ट इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देना। और अगर आप इसको और नहीं करते तो याद रखना, अगर न्यू लेयर होता है, जो भी बनेगा वो एक नई लेयर पे ही बनेगा। और इस नई लेयर पे बनने का एक फायदा है स्टूडेंट्स, वो क्या? इसको जब चाहोगे आप साइज चेंज कर सकते हो इंडिविजुअल। उसकी हेड का क्लिक करो, कंट्रोल टी आपका एक्टिवेट है। यहां तक के मूव भी कर सकते हो इसको जब मर्जी, क्योंकि ये उसका हिस्सा है ही नहीं। अलग लेयर पे रहने से ये फायदा है, और अलग लेयर पे रहने का एक और फायदा भी है, वो ये, इसकी फिलिंग अलग भी हो सकती है अदर देन योर रिमेनिंग पार्ट। क्यों? अलग लेयर है। इस पे करूंगा ये पूरे को प्रोसेस करेगा, इसको करूंगा सिर्फ ट्रायंगल को प्रोसेस करेगा। तो ये यहां से आप इजिली इसको आप चेंज कर सकते हो। इधर आप इसको प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर लो। जिस प्रॉपर्टीज में याद रखना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ता है, ऐसे साइड में जाके स्क्रॉल कीजिएगा। दिख रहा है उधर? स्क्रॉल बार इधर है बिल्कुल। ठीक है,
प्रॉपर्टीज को मैं जरा बाहर निकाल लेता हूं, ये लो, ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी में सबसे ऊपर ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जो करंट आपका लेयर है ना, मैं जरा चलो इसको भी दिखाता हूं ये साइड पे, और इसको भी देखो। आपने ट्राइंगल को क्लिक किया हुआ है, प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाके यहां से इसकी विड्थ हाइट भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, शेप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी कर लो, शेप को एक्टिवेट कर लो, और ये देखो, चेक करो, वैल्यू चेंज हुई। अंडू कर देते हैं, बहुत बुरा हो गया, अंडू कर देते हैं। मैंने काफी विड्थ उसकी हाई कर दी थी, ये विड्थ है, ये हाइट है, हाइट भी चेंज कर सकते हो। और इनको अगर आप चाहो एक दूसरे के साथ वो रिस्पॉन्स ना दे, इस लिंक को ऑफ कर दो। ऑन करने से ये आपका आपस में कनेक्ट होगी वैल्यूज, ऑफ करने से ये आपस में डिस्कनेक्ट होगी वैल्यूज। अगर आपको हाइट सिर्फ रिक्वायर्ड है इसकी चेंज करना, हाइट चेंज करने लगा, ये देखो 3 इंच, चेक करो, वो देख रहे हो, हाइट, हाइट आपकी उस ट्रायंगल की आपने बढ़ा दी, कम कर दूं, किसी दूसरे बॉक्स में क्लिक करोगे तो करेगा। और मजे की बात है, यहां से आप अगर चाहो रोटेट भी कर सकते हो, करो रोटेट, यहां से भी कर सकते हो, जस्ट माउस के व्हील को यूज करो। ये देखो कितने डिग्री, जो मैं कर रहा हूं वो करंट शेप के ऊपर 15 डिग्री कर दिया तकरीबन, ये देखो। ये देखो रोटेट भी हो रहा है, जितने डिग्री पे कहोगे रोटेट भी होगा। फिलहाल अंडू कर देता हूं। बताने का मकसद है कि प्रॉपर्टीज के पैनल में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, जैसा लेयर पैनल इंपॉर्टेंट है ना, तो प्रॉपर्टी पैनल भी होता है। तो प्रॉपर्टी पैनल आपका आपके पास अवेलेबल है, और ये 4 का तो आपको मैंने बता दिया, कलर से रेलेवेंट है, स्वॉचेस हैं, ग्रेडियंट्स हैं, पैटर्न्स हैं, इनमें से कोई इसके अंदर फिल करना हो आप कलर के अंदर चले जाओ, इन टैब्स के अंदर। जहां तक प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है, नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, या इसको मूव करना है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, इसे बोलते हैं एक्स एंड वाई। ये देखो मूव करता हूं, चेक करना, मूव हुआ, पीछे लेके आता हूं, मूव हुआ। और याद रखना ये वैल्यूज यहां से कर लो, या इसको डायरेक्ट में जब मूव करता हूं देखना आपकी एक्स वाई की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस है, मूवमेंट देखो क्या वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे रूलर के मुताबिक। रूलर की जो पोजीशन है ना एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, वो आपको यहां नजर आ रही है, ये देख रहे हो चेंज हो रही है, 5 इंच नीचे, और एक्स एक्सिस पे आप इधर। और अगर आप बिल्कुल इसको कॉर्नर पे ले जाओगे, ये देखो, ये देख रहे हो वैल्यू माइनस में चलेगी 0 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब कैनवस के ऊपर अगर आप इसको मूव करते हो, ये इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो करंट इसका स्टेटस है वो यहां पे विजिबल है, क्या दिख रहा है आपको पॉइंट समथिंग, ये इसका मतलब W एंड H क्या है, इस शेप की विड्थ और हाइट। X और Y क्या है, आपके रूलर के मुताबिक इसकी X एक्सिस और Y एक्सिस के ऊपर पोजीशनिंग। और रोटेशन क्या है, इसको मूव करके, सॉरी इसको रोटेट करना, ठीक है। और ये है जी हैंडल, ये देखो आपने स्टूडेंट्स 3 प्रॉपर्टीज को मेरे साथ स्टडी कर रहे हो आज। एक है ट्रांसफॉर्म, दूसरा है अपीयरेंस, तीसरा है पाथ फाइंडर। तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी मजे की हैं। करता क्या है कि आपकी करंट जो भी आपने शेप इस वक्त एक्टिव है उसके ऊपर परफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मूव करना, साइज करना, रोटेट करना, फ्लिप करना। क्या बोला, क्या क्या है इसमें, ये देखो, साइज करना, मूव करना, रोटेट करना, और एक क्या है, फ्लिप करना। फ्लिप क्या करता है, ये देखो, इसको आपने अपसाइड डाउन करना है, यहां से कर लो, जो भी सिलेक्टेड है। मिसाल के तौर पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है, इसको फ्लिप कर सकते हो,
ये लो, समझ लो। ये मैं करूंगा, इसका फर्क कोई नहीं पड़ना क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री है, सेम है शेप। इधर से इधर कर दूं, उधर से इधर कर दूं, आपको समझ ही नहीं आनी हो क्या रहा है। ठीक है, हाँ, इसको एक तरीका है समझने का, वो क्या, लाइक दिस ना, ये देखना, कंट्रोल हैंडल से ले आओ, कंट्रोल टी से, और ये चेक कीजिएगा, ये अगर मैं कर दूं इसको, ठीक है, और इसको अगर मैं अब फ्लिप करूं, साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। शिफ्ट ऑल्ट के साथ करोगे सेंटर की तरफ ये जाएगा। चेक कीजिएगा, क्या मैं इसको फ्लिप कर सकता हूं प्रॉपर्टीज के थ्रू, ये देखो, समझ रहे बात, हो रहा है ना फ्लिप, हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी है और वर्टिकल भी है। इस सूरत में वर्टिकल आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो इधर से सेम सेम है ना, आपको आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क है तो इसलिए नजर आ रहा है। तो अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, कभी आपको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाए या ऐसा टेक्स्ट लिखना पड़ जाए ओवर योर कैनवस, यू कैन डू, क्या आपने उसका मिरर बनाना है, ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, मिरर बनाना है, आप मिरर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसका मिरर मैं जनरेट कर लेता हूं, कैसे, इसकी कॉपी करता हूं पूरे की, कॉपी करने का आसान सा तरीका भी है स्टूडेंट्स, वो क्या, इसी डुप्लीकेट बना दो, ऐसे बनेगी डुप्लीकेट, सेम सेम। अब आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में जाके क्या करने लगा हूं, फ्लिप वर्टिकल, हो गया, इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, ये देख रहे हो, दोनों का साइज रहा, दोनों का सेट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं साइज है, ताकि मैं आपको कुछ करके दिखा सकूं, थोड़ा साइज छोटा कर देती हूँ, शिफ्ट ऑल्ट के साथ कीजिएगा। अब ये देखो, ये आपका फ्लिप हुआ हुआ ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ा सा लो कर दूं, इसको अगर थोड़ा सा लो कर दूं, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे उसका मिरर है। सिलेक्ट कर लेना पहले स्टूडेंट्स उस एलिमेंट को, ये कौन से हैं, कंट्रोल टी से मैं आपको वादे कर दूं, ठीक है, समझ आ रही है, ये नीचे वाला फ्लिप किया हुआ ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने अपीयरेंस इसकी सेट कर दो, इधर आ जाओ, ये देख रहे हो, अपीयरेंस में जाके इसकी फिल की वैल्यू थोड़ी सी लो कर दो, ये लो, और इसी तरह इसके स्ट्रोक की वैल्यू को भी थोड़ा लो कर दो, कलर, चले ये शेड्यूल, ये देखो, अब आपका एक काइंड ऑफ क्या दिख रहा है, जैसे उसका साया है, उसका मिरर है। तो इस तरह कभी आपको बनाना पड़ जाए, और ये स्टूडेंट्स याद रखना, ये सिर्फ आपकी शेप्स के नहीं होता, ये टेक्स्ट के ऊपर भी होता है। बाद अगर आपको अपने डिजाइन के अंदर ऐसा करना पड़ जाता है कि आपको मिरर शो करना पड़ जाता है, लाइक दिस ना, ये बहुत बड़ा फॉन्ट लगा हुआ है, फॉन्ट जरा छोटा कर लेते हैं, लाइक ट्रेनिंग्स, ये मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे इसका मिरर जनरेट करना है, मिरर जनरेट करने का लेयर पैनल में आ जाओ, लेयर पैनल पे आके इसकी सेम कॉपी बना लो, ये कॉपी बन गई, ठीक है, अबव वाले को क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाके इसको क्या कर दो, फ्लिप, और फ्लिप करके एरो की से चाहे मूव कर लो या माउस के साथ कर लो, ये लो, देख रहे टेक्स्ट मिरर। कभी आप डिजाइन इस तरह करना चाहो तो इजी वे इज टू डू लाइक दिस, बहुत सारे आपके पास टूल्स के अंदर ये ऑप्शंस होती हैं कि आप मिरर उसका कर सकते हैं, ये लो, और आमतौर पे याद रखना जो मिरर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा कलर में और उसकी फिलिंग में थोड़ा सा लाइट मोड में होते हैं, तो ये आप कर सकते हो, यहां से जाके आप प्रॉपर्टीज में ही रहते हुए, इसके पैनल में रहते हुए ये काम किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इसको क्लिक कर देते हैं, इसका कलर आप चेंज कर दो,
T फॉर टाइप, और यहां से कलर थोड़ा सा लाइट कर दो। आमतौर पे जो मिरर या शेडो होता है वो ग्रे कलर का होता है, ग्रे टोन ये ले लो, ये, और लाइट करना है, और लाइट करना है, आपकी मर्जी है कैसे दिखाना है। या आपने रेड टोन इंट्रोड्यूस करवानी है, रेड में ले लो शेड, ये लो, ये लो, ये लो, प्योर करना है प्योर कर लो, लाइट करना है लाइट कर दो, 10 टाइम्स के जो भी आप देना चाहो। ओके करोगे तो आपके सरफेस के ऊपर उसकी प्रेजेंस नजर आ रही होगी, चाहे वो आपका कोई शेप है, चाहे वो कोई टेक्स्ट है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। आपको जो शेप्स हैं आज की डेट में जो हम सीख रहे हैं स्टूडेंट, और जिनको हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी शेप्स हैं। और शेप्स जो भी इसमें से आपने एक्टिवेट करनी है वो सेम लेयर पे करनी है। तो कैसे करना है? अच्छा, बाद अगर आपको इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट अगर आपने करना हो, एक काम करते हैं, मैं इनको वन बाय वन आपसे साथ शेयर कर लेता हूं। आपके पास ये शेप्स मौजूद होती हैं, जैसे ये, ठीक है। इसमें से एक पोर्शन आपने सब्ट्रैक्ट करना है, पोर्शन आपने सब्ट्रैक्ट करना है। प्रॉपर्टीज में चलते हैं जरा, और प्रॉपर्टीज में इसका कलर काइंड ऑफ आपने गेट को ही बनाना है, ठीक है। इसमें से एक सेगमेंट आपको यहां पे सब्ट्रैक्ट करना रिक्वायर्ड है, कर लेते हैं अभी। चलिए रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, और रेक्टेंगल अब आपने यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉ करना है, इसी इसी लेयर के ऊपर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए स्टूडेंट याद रखना, आपके पास ऑप्शन होती है कंबाइन के अलावा एक सब्ट्रैक्ट भी होता है। कंबाइन में क्या होगा, इसके अंदर जितने आपने ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं आप कर सकते हो। पहले कंबाइन करके दिखाता हूं इसको, ये देखिए। कंबाइन हुए जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये देखो, चेक करो, ये कंबाइन है। अंडू कर देते हो, और मजे की बात देखो, ये सारी की सारी किसके ऊपर ऐड हो रही हैं, जो आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है उस पर कंबाइन हो रहा है। क्लिक किया, शेप अगर आपने यही यूज करनी है यूज कर लो, कोई और इनमें से यूज करनी है कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या वो सर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल्स ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं? नो, यू कैन यूज एनी शेप टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये लो, बना दें। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सी एक्टिव करनी है। न्यू बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन आपको करंट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से क्या करना है, एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दो। क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप। जो मैं बनाऊंगा वो फ्रंट भी होगी ना, उसको इसमें से क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये लो, बाद अगर आपको यूज करना पड़ता है, वैसे तो ये काम इलिस्ट्रेटर और कोरल के अंदर तो बहुत इजी होता है, फोटोशॉप में थोड़ा सा इसका आपको केयर करनी पड़ती है कि अगर आपको एक शेप में से दूसरी शेप निकालनी हो तो कैसे। ये देखो, सब्ट्रैक्ट हुई कि नहीं हुई? शेप सब्ट्रैक्ट हो गई। और क्या कोई नई शेप बनी है या नई लेयर बनी है? नो, करंट लेयर के ऊपर ही उसने उस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये एक वे होता है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट में से एक शेप को माइनस कर सकते हैं। कोई भी शेप ले लो, मिसाल के तौर पे एक और शेप लेते हैं, लाइक दिस। अब मैं चाह रहा हूं यहां पे एक राउंड शेप में सब्ट्रैक्शन हो जाए। पहले तो लेयर सेलेक्ट कर लेना तसल्ली से, लेयर कौन सी है। नंबर 2, शेप सेलेक्ट कर लेना कि कौन सी शेप आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है या ऐड करनी है। सब्ट्रैक्ट करनी है तो बस एक चीज का ख्याल रखना, यहां पे सब्ट्रैक्ट फ्रंट ऑन कर देना। ऐड करनी है तो याद रखना कंबाइन शेप्स को ऐड करना। अभी मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं, ये लो, देख रहे हो सब्ट्रैक्ट हो गया। और मजे की बात है, ये जब सब्ट्रैक्ट हो गया तो नीचे वाली लेयर विजिबल भी हुई है, इत्तेफाक से वो व्हाइट है। चलें इसको रेड कर देते हैं, करंट फोरग्राउंड इज रेड, इसको फिल में डाल देते हैं। देख रहे हो, ग्राउंड इज रेड,
ऊपर रेक्टेंगल में से रेक्टेंगल और प्लस एक सर्कल को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब कभी भी कोई भी डिजाइन बनाना हो, आपने करंट लेयर के अंदर आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और किसी भी शेप को कर सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई भी शेप हो सकती है। आप जस्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे बस एक चीज का ख्याल रखना कि लेयर सिलेक्टेड हो, शेप सिलेक्टेड हो और एक्शन सिलेक्टेड हो। क्या करना है, कंबाइन और सब्ट्रैक्ट। ये लो, जितने मर्जी बनाओ। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहे, आप ऐड भी कर सकते हो इसमें। जब चाहो इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हो, और यहां तक कि इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। और मैं एक और आपको काम करके दिखाता हूं। ये लो, इसको कर दो फिलहाल बंद। एक मैंने एक्शन करके दिखा दिया। नई लेयर बनाते हैं। नई लेयर के ऊपर अब मैं बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेना। ये थोड़ी है कि यही बस हमने सीखना है, और भी हम देखते हैं क्या क्या है। ये एक सर्कल है, शेप के साथ बनाओगे तो एक सर्कल बनेगा, और इसकी प्रॉपर्टीज आपकी डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट पहले कर दो, और क्योंकि बाद में करोगे तो आपने ड्रॉ करने के बाद ये प्रॉपर्टी खुद से चेंज करनी पड़ेगी। कर लेते हैं, चलें कोई बात नहीं। ये एक मैंने सिंपल सा एक सर्कल इस शेड में बना दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको न्यू का भी समझ आ गया, कंबाइन का भी समझ आ गया, सब्ट्रैक्ट का भी समझ आ गया। अब मैं आपको अगली ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूं। नाम क्या है, शेप्स एरियाज। समझदार तो आप हो, क्या करेगा ये, जो भी शेप बनाओगे वो इस लेयर में से जो करंट लेयर है उतना हिस्सा जो कॉमन है वो रह जाएगा। नाम से जाहिर है, इंटरसेक्टर। इंटरसेक्ट क्या होता है, जबकि आपको मैथ में आपने वो डायग्राम छोड़ेंगे, वेन डायग्राम बनाते थे। वेन डायग्राम मतलब कॉमन एरिया करना है, डिसजॉइन एरिया करना है, तो वो आप सेम काइंड ऑफ यहाँ पर उसी थ्योरी को फॉलो किया गया है। ये देखो, बना लें यहाँ पे एक और अच्छा, इसका आइकन देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐड का आइकन प्लस में शो होता है, सब्ट्रैक्ट का आइकन माइनस में शो होता है, और इंटरसेक्ट का आइकन आपको क्रॉस में शो होता है। छोटा सा मल्टीप्लाई नजर आ रहा होगा आप लोगों को, वो वो छोटा सा मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई किस चीज को इंडिकेट करता है कि आपकी करंट ऑप्शन कौन सी है, इंटरसेक्ट शेप। इसमें कौन सी होती है, शेप में प्लस। इसमें कौन सा होता है, माइनस। और इसमें कौन सा होता है, मल्टीप्लाई। कर लेते हैं, देखते हैं। बना दूं ये तरीका, इसके ऊपर ही बना दूं, शेप के ऊपर शेप। जैसे मैंने माउस बटन रिलीज किया, क्या किया उसने, जो कॉमन एरिया था वो सरवाइव कर गया। नाम इसका क्या है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट नहीं आना था, इंटरसेक्ट आ गया। समझे बात को, अंडू कर देते हैं, दोबारा से देखो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी शेप ले लो, मिसाल के तौर पे शेप ले लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं। ये देखो, जैसे मैं माउस बटन रिलीज करूंगा क्या बचेगा, जिसका कॉमन एरिया है। इंटरसेक्ट यही था ना, ये देखो, जो दोनों में कॉमन पार्ट था, ये करता है इंटरसेक्ट। समझे बात को, अंडू कर देते हैं, दोबारा से देख लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शेप आपने करंट शेप में से कॉमन निकालनी है वो शेप बना लो। ठीक है, वो शेप आप यहां बना लो, पॉलीगॉन बना दो। ये लो, कभी आपको अगर शेप बनाने के बाद आप कहते हो यार थोड़ी सी इधर हो गई है, उधर लेके जानी, स्पेस पर प्रेस कर दिया करो। और अगर आपने साइज बड़ा करना है कर सकते हो, ये साइज बड़ा कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप साइज इसका यही रखना चाह रहे हो, अगर थोड़ा सा दाएं बाएं करना है तो आपने स्पेस पर प्रेस कर देना है, साइज वही रहेगा। और आप उसको रीलोकेट कर सकते हो। क्या ये शेप रखनी है इंटरसेक्ट वाली, या ये रखनी है, या ये रखनी है, या ये रखनी है, आपकी मर्जी है। जो कॉमन हिस्सा होगा शेप का वो रह जाएगा।
जैसे माउस बटन छोड़ते हो, सॉरी क्या किया मैंने, क्या गड़बड़ हुई, पहले सिलेक्ट कर लो, ठीक है, लेयर को पहले सिलेक्ट कर लो, नंबर 1, नंबर 2 आप अपना टूल सिलेक्ट कर लो, नंबर 3 यहां पे जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट कर, और जैसे मैंने माउस बटन छोड़ा उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही रहा और उससे एक नई शेप बन गई। यहां तक क्लियर है? इसकी और ऑप्शन डिस्कस करते हैं। जब कभी आपको अदर देन दिस इस ऑप्शन पे आना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई और शेप ले लेते हैं। अच्छा, कस्टम शेप को भी अटेम्प्ट करके देखते हैं। कस्टम शेप्स भी हैं। ये तो शेप्स रेगुलर है ना, मैथमेटिकल रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये पॉलीगॉन हो गया, फिर कस्टम शेप्स भी हैं, उसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था इसकी रिमेनिंग ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या करती हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? जो ओवरलैपिंग है उसको छोड़ दो, निकाल दो, और जो ओवरलैपिंग नहीं है वो बना दो। करते हैं, ये ऑन करते हैं। अच्छा, इसके आइकन के अंदर क्या नजर आ रहा है, एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, क्रॉस किया हुआ है, दरमियान में एक छोटा सा प्लस सा लगा हुआ है, क्रॉस के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर छोटा सा प्लस लगा हुआ है। ये किस चीज का इंडिकेटर है? एक्सक्लूड का। करूं? ये लो। अगर आप समझते हो पोजीशन इसकी ठीक नहीं बन रही, स्पेस बार यहां रखना है, यहां रखना है। जैसे ही मैं इसको बटन को छोड़ूंगा क्या बनेगा? ये उल्टा है उसके, किसके? बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म किया। किसके ये ऑपोजिट है? इंटरसेक्ट के ऑपोजिट है। बाद में आपको ये रिक्वायर्ड होती हैं शेप्स, अगर आप समझते हो इस्तेमाल करनी है, कंट्रोल टी करता हूं और ये डिजाइन में इसको इस्तेमाल कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे डिजाइन में इसका इस्तेमाल क्या है कि मैं यहाँ पे कोई इमेज लेके आ जाता हूँ और उसमें वो मैं शो करवाना चाह रहा हूँ उसको इस हॉलो बॉक्स के थ्रू। मसला ही कोई नहीं, बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये चले, इसको टिक कर देना पहले ताकि एक्शन कंप्लीट हो जाए। और ये एक्शन कंप्लीट हो गया है, और अब इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो। ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, इसको ऑर्डर में इसके बिलो ले जाओ। समझ रहे हो? इस तरह आप बाजू का उस इमेज के ऊपर इस तरह का कोई एक्शन करके इसको शो करवाना चाह रहे हो, लाइक दिस ना, कर सकते हो। ठीक है, ये आपने सेंटर से क्या किया, इसको एक्सक्लूड करके एक क्रिएट किया ऑब्जेक्ट। हालांकि ऐसी शेप मौजूद नहीं होती, लेकिन आपने दो शेप्स को इकट्ठा करके एक्सक्लूड के थ्रू उसके ऊपर ये काम क्रिएट कर, ये आपने एक्शन करके ये इसको शेप को बनाया है एक्सक्लूड के साथ। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। अब आपको उम्मीद करता हूं कि जब आप कोई भी शेप बनाओगे, शेप बनाने के बाद आपने इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इस शेप में से क्या एक्शन करना है वो आपको सारे का सारा समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें जहां तक रिमेनिंग ऑप्शंस हैं ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी देखा जा सकता है। अलाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसेस, और ये है जी रेलेवेंट टू व्हाट, सिलेक्शन और कैनवस। ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं आपको ना कस्टम शेप्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कस्टम, वैसे मैंने आपको कस्टम शेप्स को डाउनलोड करना सिखाया था, याद है? हाँ बस हो गया।
अच्छा, कस्टम शेप्स ये आपके पास अवेलेबल हैं और ये आपको क्लिक करने पे सारी की सारी वाइल्ड एनिमल है, स्मोक के आपकी हैं, फ्लावर्स हैं, मैनी मोर। और इसको मैंने आपको ये बोला था कि जब आप उसको डाउनलोड कर लो और उसको एक्सट्रैक्ट कर लो तो इंपोर्ट शेप्स कर लेना। ये याद होगा, मैंने एक आपको इसका डेमो भी दिया था। ठीक है, ये कस्टम शेप्स तो ठीक है, हो गया। अब मैं आपको रिमेनिंग ऑप्शंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये देखो, बाद स्टूडेंट्स आपको इसका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कंट्रोल टी करते हैं। यहां पे ये है जी इसका स्टैकिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट किया और इसका स्टैकिंग ऑर्डर आपने चेंज करना है। एक तो तरीका ये होता है स्टूडेंट्स स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करने का। शेप सिलेक्ट किया, ड्रैग करके नीचे लेके, स्टैकिंग ऑर्डर चेंज हो गया। ऐसे ही है। ठीक है, शेप आप नीचे ले गए उसकी, और अगर आप शेप को थोड़ा सा ऊपर मूव करना चाहो तो कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हैंडल करके इसको आप बाहर भी निकाल के दिखा सकते हो। लेकिन ये ऑर्डर में कहाँ है? पीछे। ठीक है, ये शेप बिलो है आपके इमेज के। अच्छा, ये स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज करने का एक तो तरीका ये हो सकता है लेयर पैनल, ड्रैग अप ड्रैग डाउन, जहां करना चाहो आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सेंड शेप टू। अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्लिक कर देते हैं। ये आपने शेप सेलेक्ट की, शेप सेलेक्ट करने के बाद आप टूल में गए और टूल में जाके यहां से पहले अलाइनमेंट करवा दूं ये शेप्स को। वैसे तो हम यहीं से कर लेते हैं ये, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए कम से कम आपके 2 शेप्स को आपने सेलेक्ट करना है तो ये होगा। चलो ये भी करके देख लेते हैं। ये आपको 2 ऑप्शंस में कंप्लीट करवा देता हूं ताकि ये पूरा पैनल आपको आ जाए, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, यहां तक एक लाइन हो। इनको आप यूज करते हुए दीज ऑप्शन आपको क्लैरिटी हो कि ये क्या करती है और अलाइनमेंट क्या करती है। चलें अलाइनमेंट को पहले दिखा देता हूं। कभी आपको कुछ ऐसा डिजाइन बनाना पड़ जाता है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास पड़े होते हैं, लेकिन उसको अलाइन करने में आपको दिक्कत हो रही होती है, डिजाइन के अंदर उसकी प्लेसमेंट करने में आपको दिक्कत हो रही होती है। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, ये करंट लेयर है जो कि इस वक्त कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बैकग्राउंड जस्ट व्हाइट। यहां पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, शिफ्ट के साथ बना लो चाहे। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ कॉपीज आप बना सकते हो, वैसे तो ऑल्ट के साथ भी बन जाती है। ऑल्ट के साथ बना रहा हूं। ठीक है, मैं इतनी वो जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ये देख रहे हो आपके इजीली ये मैंने 5-6 रेक्टेंगल्स बना दिए। अगर मैं आपको कहूं कि ये इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, इस कैनवस के ऊपर इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है। अलाइनमेंट क्या होती है? हाँ, मतलब अलाइनमेंट रेलेवेंट टू कैनवस करनी है या अलाइनमेंट रेलेवेंट टू सिलेक्शन करनी है। 2 ऑप्शन याद रखना अलाइनमेंट में होती है। मिसाल के तौर पे इन सबको सिलेक्ट कर देता हूं। सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए कैसे पता चलेगा? लेयर से पता चलेगा। इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, बाकी सारे रेक्टेंगल मेरे वो सिलेक्टेड हैं, वो ग्रे आपको नजर भी आ रहे हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट स्टूडेंट्स जब आपके मोर देन 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो तो अलाइनमेंट की ऑप्शन एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन एक्टिवेट होती है मूव के साथ। ये ना हो कि आप इसको क्लिक किया हो रेक्टेंगल को, अलाइनमेंट फिर भी हो सकती है, वो होगी यहां से, यहां से। लेकिन आपकी इन ऑप्शन को अवेलेबल नहीं कर रहा, आपने जाना है मूव पे। मूव पे जाके स्टूडेंट गौर कीजिएगा,
आपके स्टिल सिलेक्टेड हैं कितने रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 6, 6 रेक्टेंगल्स हैं। क्या इनके दरमियान में स्पेस सब में बराबर है? नो। ठीक है, स्पेस बराबर नहीं है। क्या ये स्पेस कैनवस के हिसाब से बराबर करना चाह रहे हो या इस सिलेक्शन के हिसाब से बराबर करना चाह रहे हो? दोनों में फर्क है बात में। रेलेवेंट टू सिलेक्शन स्पेस बराबर करनी है या रेलेवेंट टू कैनवस, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपने अलाइनमेंट की कुछ ऑप्शंस को अंडरस्टैंड कर लो। ये जी अलाइनमेंट, और ये याद रखना अलाइनमेंट के लिए आपने इस मूव टूल को क्लिक कर देना है, फिर ये ऑप्शन अवेलेबल होगी। इस पे ना बैठे रहना, यहां से इन ऑप्शंस को हम नहीं कर पा रहे, ये देख रहे हो, ना कैनवस ना सिलेक्शन, यहां से मैं नहीं कर पा रहा। इसका तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने प्लेसमेंट कैनवस के ऊपर करने में दिक्कत हो रही हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। अच्छा, जरूरी नहीं कि सारे ये स्क्वायर्स ही हो, कुछ और भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, सर्कल्स भी हो सकते हैं, कोई कस्टम शेप्स भी हो सकती है। आपने बस सिलेक्शन में डालना है उनको, सिलेक्शन में नहीं कर रही। अब आप इसको अलाइन करना चाह रहे हो, अब अलाइन करने का तरीका क्या है? अच्छा, एक चीज और करते हैं अलाइन करने से पहले, इनको मैं थोड़ा सा दाएं बाएं कर देता हूं, एक इधर 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 कर देता हूं। अब आप इनको सबको मैं सिलेक्ट करता हूं, मूव टूल से सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन हो गई। करने के बाद ये देखो, एक ही गो में सारे अलाइन हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? और रिलेटिव और अलाइन होगा लेफ्ट एजेस के ऊपर। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, 3 डॉट्स पे चले जाइएगा और 3 डॉट्स में जाके ये ऑप्शन देख लीजिएगा कि कैनवस के हिसाब से लेफ्ट पे लगाना है या सिलेक्शन के हिसाब से लेफ्ट पे लगाना है। दोनों में फर्क है। क्या करना चाह रहे हो, कैनवस और सिलेक्शन? कैनवस करनी, कैनवस कर लो, ये लो। कैनवस का एज कौन सा बनता है? ये लेफ्ट एज। राइट कौन सा बनता है? ये। टॉप कौन सा बनता है? ये। बॉटम बनता है ये। आप इसको कर लो, लेफ्ट पे ले जाओ सबको। आपको खुद नहीं करना पड़ा मैनुअली, राइट पे ले जाओ सबको। क्या सेंटर में ले आऊं सबको? कितना आराम से हो गया काम आपका सीधा। अंडू करते हैं, दोबारा देखो। ये सिचुएशन थी। इस बार मैं इस ऑप्शन को कैनवस की बजाय सिलेक्शन कर देता हूं। सिलेक्शन मीन हैंडल्स। हैंडल जरा पहले दिखाता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। कंट्रोल टी, सॉरी, पहले इसको सिलेक्ट कर लो सबको, यहां से लेके यहां सेलेक्ट, यहां से भी हो जाता है। बजाय ये कि यहां पे ट्रैक करो, इधर आ जाओ लेयर पैनल पे, यहां से कर शिफ्ट क्लिक। पहले को क्लिक किया, आखिरी को आगे शिफ्ट क्लिक कर दिया। अगर बीच में से किसी को सिलेक्शन से आउट करना हो तो कंट्रोल क्लिक कर दो, कंट्रोल क्लिक कर दो, कंट्रोल क्लिक कर दो। दोबारा इन करना है, कंट्रोल क्लिक कर दो। कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स? 6। हैंडल नजर आ रहे हैं आप? कंट्रोल टी से ये है वो सिलेक्शन एरिया। अब इस सिलेक्शन के लेफ्ट पे लेके जाना है, इस सिलेक्शन के राइट पे लेके आना है। कैनवस नहीं कर रहा मैं, अब मैं सिलेक्शन ऑन किया है। ठीक है, सिलेक्शन को पहले मैं देख लेता हूं ऑन है। मूव टूल, 3 डॉट्स, सिलेक्शन इज ऑन, ओके। लेफ्ट पे ले जाओ जरा, ये सिलेक्शन के लेफ्ट में आए हैं। राइट पे ले जाओ जरा, अब राइट पे कुछ भी नहीं होना, क्यों? कि वो सिलेक्शन आपकी अब बड़ी लिमिटेड सी। कंट्रोल जेड कर देते, चले उल्टा कर लेते, ये लो कंट्रोल जेड कर लिया करो। दोबारा देखो, अब इस सिलेक्शन के राइट पे ले आओ सबको। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सबका साइज भी एक जैसा हो। मिसाल के तौर पे ये देखो, और जरूरी नहीं हाइट भी सेम हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पड़े, और जरूरी नहीं सारे रेक्टेंगल ही हो। एनीथिंग, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप इसको जैसे मर्जी कर लीजिएगा। इस तरह ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको
दिक्कत हो रही है अंडरस्टैंड करने में कि यार ये ऑब्जेक्ट तो बने हुए हैं, इसको मैं सिलेक्शन के हिसाब से करना है या आर्टबोर्ड के सॉरी कैनवस के हिसाब से करना है। सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लेना है। नंबर 2 मूव टूल पे जाना है। नंबर 3 अलाइनमेंट। रेलेवेंट टू व्हाट पहले क्लियर कर देख लेना, यहां पे चेक कर लेना कि सिलेक्शन के ऊपर करना है या कैनवस के ऊपर करना है अलाइनमेंट। इस वक्त क्या है, सिलेक्शन कैनवस करते हैं, कैनवस कर लेते हैं, ये लो अलाइनमेंट, ये लो, ये लो, ये लो, देख रहे हो किस तरह उसको फिट कर रहा है, अलाइनमेंट कर रहा है। अच्छा, ये चीज आपकी वर्टिकल में भी इसी तरह है। ये चीज आप अलाइनमेंट वर्टिकल में भी इसी तरह है। मिसाल के तौर पे इसी के ऊपर जल्दी से मैं कर देता हूं, ये देखो कुछ सीन ये है, कंट्रोल टी करता हूं, ट्रांसफॉर्म करता हूं, हैंडल आगे सामने, इसको मैं रोटेट करके ऐसे कर देता हूं, ठीक है, मूव टूल। अब आपको समझ आएगी कि ये क्या करेगा। रेलेवेंट टू कैनवस इनके हेड को टॉप पे टच कर देगा कैनवस के, और ये बॉटम पे, और ये तमाम को सेंटर में। क्या इनकी समझ आनी शुरू होगी। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो आपकी सिलेक्शन में वो कौन है, कितने हैं। जितनों को किया होगा, आप ये नहीं कि खुद से मैन्युअली करने बैठ जाओ, टाइम लगेगा। ये अलाइनमेंट किस लिए है, इसी काम के लिए है कि जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हों, आपके सिलेक्शन में हों, लेयर्स के ऊपर हों, उनको आप बड़ा स्मार्टली उसको अलाइनमेंट रेलेवेंट टू कैनवस और रेलेवेंट टू सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और मजे की बात, जो दो चीजें रह गई हैं वो भी देख लो। ये एक ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। ये नहीं करना, ये वर्टिकली अगर होंगे तो फिर वर्टिकल करेंगे। अभी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। मैंने क्या इसके और इसके दरमियान में स्पेस इक्वल है, सेकंड और थर्ड के दरमियान में स्पेस इक्वल है, थर्ड एंड फोर्थ के दरमियान में स्पेस इक्वल है, फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान में स्पेस इक्वल है, नो। इसको बजाय खुद से मैन्युअली सेट करना बैठ जाओ, ये ऑप्शन है, क्या नाम लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, क्लिक कर दो। अब इक्वल हो गया, बराबर बराबर। और ये आमतौर पे पता है जरूरत कब पड़ती है, इसी तरह कंट्रोल सेट करता हूं, कंट्रोल टी करता हूं, और इसका वर्टिकल वर्जन भी देख लो। ये वर्टिकल वर्जन है। क्या इन ऑब्जेक्ट के दरमियान में वर्टिकल स्पेस बराबर है, पहले एक से दूसरे का फासला, दूसरे से तीसरे का फासला, तीसरे से चौथे का, पांचवें का, छठे का, क्या ये सेम है, नहीं है। आप इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, किस तरह, मूव रेलेवेंट टू व्हाट, पहले तो बताओ रेलेवेंट टू व्हाट, कैनवस डिस्ट्रीब्यूशन, कैनवस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, यहां पे जब आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हो मजीद ऑप्शंस आ जाती हैं सामने खुल के। ये 6 तो वही हैं जो बाहर पड़ी हुई है, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टली, राइट टॉप अलाइन टू एजेस टॉप पे, सेंटर में वर्टिकली, और बॉटम पे। ये क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस। जिसके टॉप एजेस है ना, टॉप एजेस का मतलब ये इसका टॉप एज है, इस एज से इसके टॉप एज का फासला, इस टॉप एज से इसके टॉप एज का फासला, इस टॉप एज से इस टॉप एज का फासला बराबर कर दो, या इस बॉटम एज से इस बॉटम एज का फासला। अब ये देखो इसकी विड्थ भी तो डिफरेंट है ना, खासतौर पे ये वाला, इसकी हाइट डिफरेंट है। तो आपने इसकी अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की टॉप से टॉप की तरफ, टॉप से टॉप की तरफ, टॉप से टॉप की तरफ करनी है, या बॉटम से बॉटम की तरफ, बॉटम से बॉटम की तरफ, या सेंटर से सेंटर की तरफ। ये है डिस्ट्रीब्यूशन, कर लेते हैं, कोई सा कर लेते हैं। और कैनवस इज ऑन, और ये देखो हो गई अलाइनमेंट। चेक करो दोबारा, देखो अंडू कर देता हूं, ये सिचुएशन थी, ये देखो फ्रॉम टॉप एज। अच्छा,
अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और ये आपका ऑलमोस्ट हर पॉइंट को अगले पॉइंट तक उसने वर्टिकल। अच्छा, इसमें एक चीज आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, मैं इसको रख लेता हूं इधर और एक को रख लेता हूं यहां। जितने ऑब्जेक्ट हैं आप चाह रहे हो इन बिटवीन जितने ऑब्जेक्ट हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाए, ठीक है, कंट्रोल टी। ये कुछ सीन है, ये आपका डिजाइन एक बना रहे हो, ऐसे आपका एक डिजाइन बन रहा है, ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। आप चाहो इसके अंदर के ऑब्जेक्ट जो हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। आप बजाय इसको मैन्युअली करो, आप ये सारा काम कर सकते हो, कैसे, यूजिंग दीज ऑप्शंस, नेम इज, ये लो जनाब, थोड़ा मैं डिफरेंट डिफरेंट कर देता हूँ कलर्स ताकि आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सको। ये ले जी, ये देख रहे हो सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने नंबर 1 सिलेक्ट करना है, ऐसे हो गए, चाहे यहां से कर लो लेयर से, चाहे यहां से कर लो। सिलेक्ट होने के बाद मूव टूल, मूव टूल में अब मैं जा रहा हूं कैनवस के ऊपर और इसको कह रहा हूं ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, क्लिक करूं, बिफोर दिस था, आफ्टर, क्या दरमियान में इक्वली उसने सबको सेट किया कि नहीं किया, ठीक है। अब वो आपने शेप सब कैसी बना रखी है वो तो अब आप इसको करोगे ना, ठीक भी कर लेना, आपकी डिपेंड करती है नीड के ऊपर कि सॉरी आपने इसको क्या करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है ये मैंने आपको बताया कि ये आपके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन, और आमतौर पर इसकी जरूरत पता कब पड़ती है, कोई फॉर्म शॉर्म बनाने हो, कोई फॉर्म्स आपने बनाने हो लाइक दिस ना, ये आपने यहाँ पे एक लेआउट डिजाइन करना है, आपके पास क्लाइंट ने एक एडमिशन फॉर्म दे दिया बनाने के लिए, ऐसे एडमिशन फॉर्म, ठीक है, एडमिशन फॉर्म आपने बनाना है, और एडमिशन फॉर्म में यहां पे आपने रिक्वायर्ड है लोगो, पहले बनाना है एक छोटा सा, लेंगे लोगो बनाते हैं एक छोटा सा, कितने 6 हेक्सागोन बनाना है, 6 ले लो, पहले हेक्सागोन बनाते हैं, यहाँ पे पहले बड़ा बना लेते हैं फिर सेट कर लेंगे, ये हेक्सागोन, ठीक है, शेप के साथ ये हेक्सागोन आपका हो गया, और कंट्रोल टी के बाद इसको मैं शेप के साथ रोटेट भी कर लेता हूं, ये आपके पास एक हेक्सागोन आ गया, इसके हेक्सागोन के कुछ कॉपीज यहाँ पे बना लेते हैं, ये लो, ये लो जनाब, ये बता क्या हो रहा है, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, स्नैपिंग, स्नैपिंग हो रही है, स्नैप कर रहा है ना, स्नैपिंग को आप बड़ा स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं उस मेन्यू के थ्रू, ये इसमें जाके ना यहाँ से ये स्नैप, अगर आपको तंग कर रही है ना स्नैपिंग, प्लेसमेंट करने में दिक्कत हो रही है, इसको ऑफ कर दिया करो, ठीक है। ये स्नैपिंग, ये स्नैपिंग है, ये देखो मूवमेंट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसको कंट्रोल करने में, क्योंकि स्नैप कर रहा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो स्नैप को ऑफ कर दिया करो, अगर ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ जाए तो स्नैप को ऑफ कर दिया करो, ये देखो फ्रीली मूव हो रहा है, आपको स्नैपिंग स्नैपिंग नहीं हो रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही मूवमेंट में, तो मैं इसको स्मार्टली इसको मूव कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे मैंने इसको रखना हो इजीली मैं कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसको सेट करने में, ठीक है। तो ये आप इसको अगर करना चाहो आप कर सकते हो,
स्नैपिंग अगर आपकी ऑफ, प्लस इसके दरमियान में अगर आप माउस के बजाय अगर कीबोर्ड भी यूज करना चाहो, कीबोर्ड भी यूज कर लिया ऐसे, इससे भी आप इसको प्लेसमेंट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हमारा असल काम आज ये नहीं है, हम जस्ट इसको कलर इसका कर देते हैं जनाब। ये कुछ हमने बनाया। अब बनाने के बाद इन तमाम को मैंने यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे विजिबल कर। अच्छा जी, हाँ, यहाँ पे जी एडमिशन फॉर्म में मैंने सिंपल यहाँ पे नेम लिखा, नेम। ठीक है, फॉन्ट अगर आपको बहुत बड़ा है, 48 पॉइंट बहुत बड़ा फॉन्ट होता है। ठीक है, इसको जरा कम कर लेते हैं। आमतौर पे ये जो आपके फॉर्म्स बने होते हैं 12 या 13 का फॉन्ट होता है सारा, ये तो 48 मैंने बहुत बड़ा फॉन्ट लिया हुआ है। चलिए 14 रख लेते हैं। नहीं जनाब, ये आपने फॉर्म के अंदर यहाँ पे बॉक्सेस बनाने हैं। बॉक्सेस बनाने हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं। बॉक्सेस के अंदर आपको रिक्वायर्ड है, आपने नेम वेम लिखना है लेटर्स के फॉर्म में। यहाँ पे ये लो, ये एक सिंपल स्क्वायर बना लो। स्क्वायर बनाने के बाद आमतौर पे इसकी कॉपीज जनरेट की जाती हैं और इसकी फिलिंग को हम कर देते हैं नन। फिलिंग को ऑफ कर दो, ये फिल में जाके इसको ऑफ कर दो, ये ऑफ। फिलिंग मैंने नन कर दी। ठीक है, होगी, ये देख रहे हो, फिलिंग आपने ऑफ कर दी। इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी निकाल लो। सिलेक्ट करके यहां से नहीं हो रही तो इधर आ जाओ, ये है जी रेक्टेंगल, जो अभी मैं आपने कंट्रोल टी से वेरीफाई भी कर लो, यही है। ठीक है, इसकी कॉपीज निकाल लेते हैं। और के साथ इसको रिलीज करो, यस है। ठीक है, और के साथ, और के साथ आप कॉपी निकाल सकते हो। पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर देना। कंट्रोल टी, जब कभी इस तरह की दिक्कत हो, वो टेक्निक किया होता इसलिए नहीं हो रहा था। दोबारा से देख लो, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म हैंडल्स, मूव हियर, और इसकी कॉपी पहले टिक कर लिया करो ऐसे। ठीक है, टिक करके अब इसको सिलेक्ट करो, मूव, कंट्रोल टी, फोकस, इसका स्ट्रोक क्या है, फिल इज नन, स्ट्रोक इज ब्लैक। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, मुझे इसको पकड़ने में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा।
ये देखो मैंने ये कुछ बॉक्सेस बनाए हैं और इसमें आमतौर पे इसको बनाते वक्त यहाँ पे मैं स्पेसिंग का ख्याल नहीं कर रहा, ऐसे ही है, किसी में ज्यादा दे दी, किसी में कम दे दी, किसी को थोड़ा ऊपर कर दिया, किसी को थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो ये मैं स्पेसिंग का यहाँ पे ख्याल नहीं कर रहा। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जो आपके पास ऑप्शन है उसके थ्रू ये काम कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं लेनी, आप इसको इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस मैंने बना दिए हैं और ऑल्ट के साथ मैं बनाए जा रहा हूँ, और ये इसकी अलाइनमेंट भी मैंने कोई टेक केयर नहीं करी, इसकी स्पेशल मैंने कोई इसमें ऐसा कोई काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो इन बॉक्सेस के दरमियान में आप स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यू हैव टू सेलेक्ट ऑल दोज बॉक्सेस लाइक दिस, सारे सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल टी से वेरीफाई कर लो, ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब आप मूव टूल पे जाके यहां से इजीली आप टॉप पे अलाइनमेंट अगर करनी हो, रेलेवेंट टू सिलेक्शन कर लो ऑन, कैनवस ना करना वरना ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन कर लेना, और यहाँ पे इनको हर एक को टॉप से सबको बराबर कर दो, ये भी हो गया, देखो बैकग्राउंड में हो चुका है। अब आपने इनके दरमियान की स्पेसिंग मैनेज करनी है, इक्वली आपने करनी है, तो सिलेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली आप कर सकते हो लाइक दिस। अच्छा, पहले दो सिलेक्ट ही नहीं हुए, वो मैं कह रहा था वो कर नहीं रहा, ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन हो गई, मूव टूल, डिस्ट्रीब्यूट, ये लो जनाब, इतनी सी बात है। इस तरह आप इस तरह के फॉर्म्स अगर आपने बनाने हो प्लस इसकी कॉपीज निकालनी हो, ऐसे चले जस्ट इसको करते हैं। और इनका डुप्लीकेट करना है, ये लो, ये लो, और ये सारी की सारी लेयर्स आपकी बनती जा रही हैं, ये देख रहे हो, ये सब लेयर्स है। अच्छा, मैं आपको एक इसमें ट्रिक बता रहा हूँ, ये इनका ग्रुप बना लिया करो, वरना इतना मैसअप हो जाएगा ना, हैवी मैसअप, आपको पता ही नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है। ये जितने मैंने सिलेक्ट किए हैं ना, इनको एक लेयर बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ फादर लेयर, और उसको रख देता हूँ नेम लेयर, इसको मैं फादर दूंगा, टेक्स्ट अभी चेंज करते हैं, अभी मैंने नहीं किया, ये देखो इसको फादर कर देते हैं। अच्छा, इसका आप ग्रुप बना लिया करो, जब आपने लेयर सेलेक्ट किया ना, ये है ग्रुप, ये छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, क्रिएट ए न्यू ग्रुप, क्लिक कर दिया करो, ये ग्रुप बन गया। और नीचे वाले का भी इसी तरह सबको सिलेक्ट करके इसका भी एक ग्रुप बना दो, यहां तक इनका भी ग्रुप बना दो, आपको मैनेज करने में आसानी हो जाएगी, वरना परेशान रहोगे, जैसा मैं भी हो रहा हूं इस वक्त। ये देखो, चेक करूं पूरा ग्रुप, तो ये क्या है, पूरा ग्रुप, नाम भी रख दो इसका, ऊपर वाले ग्रुप का नाम क्या रखना है, नीचे वाले का फादर, फादर रख दो, फादर से रेलेवेंट एलिमेंट सारे आ गए, और ये आपके नेम से रेलेवेंट आपके एलिमेंट आ गए। तो जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएं कैनवस के ऊपर, तो उसको ग्रुप की सूरत में आप अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए आसानी हो जाती है। और अगर आप ये ग्रुप नहीं चाहिए, सारे को डिलीट कर दो, आप ये थोड़ी एक एक इंडिविजुअल को कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ है, इसमें खपने की जरूरत नहीं, आप जस्ट ग्रुप को पूरे को सिलेक्ट करके, ये डिलीट आइकन है, डस्टबिन, सारा ग्रुप गया ऐसे। ये देखो, ग्रुप ऑनली, सिर्फ ग्रुप ऑनली करोगे, ग्रुप का टैग खत्म हो जाएगा और ये ग्रुप से बाहर आ जाएंगे सारे वापस, ग्रुप का नाम खत्म होगा, कंटेंट खत्म नहीं होगा। अगर कंटेंट भी करना है तो ये कर दो, कंटेंट प्लस ग्रुप, सिर्फ ग्रुप को खत्म करोगे तो ये वैसे ही आप ग्रुप से बाहर आके स्क्रीन के ऊपर मेन लेयर्स पैनल में नजर आने शुरू हो जाएंगे सारे नेम, और वो जो बॉक्सेस थे रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6, कंट्रोल जेड करते हैं, इस तरह आप
इस फादर के पार्ट में चलते हैं, और फादर के पार्ट में उस टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं जहां नेम लिखा हुआ है। ये है वो टेक्स्ट, कंफर्म है ये टेक्स्ट है, और टाइप टूल इज देयर, और ये जी आपका फादर। ठीक है, इस तरह आपको फॉर्म बनाने में आसानी हो जाएगी। और अगर आप कह रहे हो ग्रुप थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, ग्रुप को थोड़ा आगे कर दिया जाए, मसला कोई नहीं, आप ग्रुप को क्लिक करो। किस ग्रुप को आगे करना है, फादर को या नेम वाले को? नेम वाले को पहले करते हैं। नेम पे क्लिक किया, क्लिक करके देखो, एक्सपैंड करो जरा, ये इसके ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सारों को सिलेक्ट कर लो, यहां से लेके जो इस ग्रुप के अंदर लास्ट एलिमेंट तक है उनको सिलेक्ट कर लो, यहां तक है, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल टी कर लो, कंट्रोल टी हो गया, सिलेक्ट हो गए, एरो की कर लो, ये लो मूव हो रहे हैं ना, एरो की से मूव कर लो, माउस के साथ मूव कर लो, वो तो टेंशन है नहीं। आप इसको अपनी मर्जी से प्लेसमेंट करने के बाद टिक कर दो, ऐसे ये पूरा ग्रुप ऑफ बॉक्सेस मूव हुए हैं। ठीक है, क्योंकि नेम टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट नहीं किया तो वो नहीं मूव हुआ साथ में। वैसे तो ये ऐसे भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और करने के बाद इसको यहां से भी मूव कर सकते हो, ग्रुप कर लो, ऐसे कर लो। जब बहुत ज्यादा आपका कैनवस हैवी पॉपुलेटेड हो जाए तो ये आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। अभी तो मैंने कितने ये बनाए हैं, स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हैं। अगर ये ग्रुप में होंगे तो आपके लिए मैनेज करना इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको कहा ग्रुप करके इसको रख लिया। ठीक है, तो इस तरह आपने ये, और वो जो आपको ऊपर कॉर्नर के ऊपर आपने पॉलीगॉन्स बनाए हैं उनका भी ग्रुप बना दो, लाइक दिस। ये पॉलीगॉन्स है ना, 5 थे ना उसमें, 5 के 5 मैंने सेलेक्ट किया और ग्रुप पे क्लिक कर दिया और नाम रख दिया उसका लोगो। फायदा क्या है, कल को अगर नहीं भी चाहिए, कल को अगर नहीं भी चाहिए, ये लो, वक्ती तौर पे मुकम्मल खत्म करना है, ये लो। कंटेंट ही खत्म हो गया, कंट्रोल Z। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की डेट में आपने जो मेरे से लर्न किया वो ये कि आपको आज अलाइनमेंट मैंने सिखाई है, और ये कुछ ऑप्शंस जो हैं हमने पाथ ऑपरेशन के ऊपर ये किए हैं, ये ऑप्शन किए हैं, और अरेंज मैंने आपको बता दिया। और ये आपको इस तरह ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि अगर आप डिफरेंट शेप्स को यहाँ पे पॉपुलेट करना चाहो, ये सारी के शेप को यूज़ करना चाहो, और फिर इनको आपस में कंबाइन करना है, इसका इंटरसेक्ट निकालना है, इसका आपने वो एक्सक्लूड करना है, और ऐड करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, और उससे कुछ आपने डिफरेंट शेप्स को जो है वो क्रिएट करना है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है। अच्छा जी, अब आ जाओ जरा, टेक्स्ट टूल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास 2-4 मिनट हैं, तो टेक्स्ट टूल को मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। ये आपका टूल दो तरह की आपके पास ओरिएंटेशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये तो हमें पता है। ठीक है, इसका हमें पता है, जो नहीं पता वो आप देख लेते हैं। ये मैंने आपको बोला था कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करोगे तो वो ट्रांसफॉर्म हैंडल आ जाते हैं। इसमें आप इसका क्या क्या कर सकते हैं, टी फॉर टाइप पे क्लिक करोगे तो इससे रेलेवेंट ऑप्शन आ जाते हैं ऊपर। क्या क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, एक तो ये हो जाता है, ये कर रहा है ना स्विचिंग हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में, एक तो ये हो रहा है, फॉन्ट चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, फिर इसकी कलर चेंज हो रहा है, और एक जो चीज शायद मैंने बताई नहीं बताई मुझे नहीं याद, ये ऑप्शन है, क्या इसे इस्तेमाल किया आपने, क्रिएट वाप, क्या नाम है, क्रिएट वाप ऑप्शन, ये टेक्स्ट से रेलेवेंट होती है। ये आपको काफी सारी इस तरह की स्क्रीन के ऊपर स्टाइल नजर आएंगे, जो आपको अच्छा लगता है। क्या आपने इस्तेमाल किया इसको, नहीं किया तो देख लो क्या करता है। ये आर्क शेप में कन्वर्ट कर दिया, ये यहां से इसको आप करके देख रहे हो, वो देखो बेंड हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो रहा है टेक्स्ट, और अपवर्ड डायरेक्शन में करना है तो इधर चले जाओ, बेंडिंग ऐसे,
ऐसे जितनी करनी है, बहुत ज्यादा भी ना कर देना, जितनी की जरूरत है। आमतौर पे आपको स्ट्रेट फॉर्म में टेक्स्ट लिखा होता है, लेकिन बाद वक्त आपको उसको बेंड करना पड़ जाता है, तो बेंड करते ही ओके कर दो। बाद वक्त आपको टेक्स्ट लिखना पड़ जाता है ऐसे www.trainings.com, ये लो, ये आपने टेक्स्ट लिखा। इस टेक्स्ट को आप चेंज करना कोई मसला नहीं। स्पेलिंग ठीक है, INTRAININGS। चलो, अच्छा, इसको आपने स्विच करना है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, ये हो गया। इसको आपने यहां पे रखना है साइड पे, ये लो, ये रख दिया। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करना है इसका, अभी कर लेते हैं। आप टाइप टूल पे जाओ, इस एरिया पे आके ट्रिपल क्लिक कर दो, फॉन्ट छोटा करना है, ये लो। 48 है, 36 कर देते हैं, ये लो। मूव करना है, ये लो। मूव करने के बाद आपने इसको बेंड करना है, ये लो, ये बेंडिंग। बेंडिंग पहले हॉरिजॉन्टल की थी, अब वर्टिकल करने लगी। हॉरिजॉन्टल वो देखो ऑटोमेटिकली स्विच करता है, वो टेक्स्ट की ओरिएंटेशन के मुताबिक डिसाइड कर लेता है कि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल है तो वर्टिकल, ऑटोमेटिकली वो सेंस करके। और ये बेंडिंग यहां से कंट्रोल कर, ये देखो। डिस्टॉर्शन हुई है, डिस्टॉर्शन को भी सेट कर लेते हैं। ये देख रहे हो बेंडिंग, ऐसे टेक्स्ट आपका बेंड होते हुए। और इसको आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो, मतलब अपर स्टार्टिंग और एंडिंग एरिया को डिस्टॉर्ट कर सकते हो। वर्टिकल डिस्टॉर्शन करके दिखाओ। और ये हॉरिजॉन्टल में भी आपको नजर आएगी डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब उसको थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस कर देगा, ठीक है, ओपन कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा स्लो हुआ हुआ है सिस्टम, जिस वजह से मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है उसके प्रॉपर वहां पर रिस्पॉन्स करने वक्त, ठीक है। तो ये याद रखना, आपने हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, आप इसको इजीली अपने टेक्स्ट को बेंड करना हो बेंड कर सकते हो। बेंड के अलावा भी ऑप्शन है, जो आपको अच्छी लगे वो ले लो। इनको आप अटेम्प्ट करके देखिएगा। लोअर आर्क, ये लो, वर्टिकल ऑन है, बेंडिंग देखो। इसकी ज्यादा समझ आपको पता कब आएगी, जब आप अपने हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट के ऊपर आप वर्क करोगे। तो बेहतर है मैं इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूं सिर्फ दिखाने के लिए, ऑल्ट के साथ। इसके ऊपर जरा अटेम्प्ट करके देख लो, सारी ऑप्शन आपने अटेम्प्ट करके देख ली है। जस्ट आपने यहां पे जाना है, एक एक ऑप्शन को आपने ओपन करके देखना है। आर्क से ओपन स्टार्ट किया और डिस्टॉर्शन देखो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल चेक कीजिएगा। देख रहे हो, आपके लेफ्ट से राइट की तरफ उसकी प्लेसमेंट देखो, ये है डिस्टॉर्शन। कभी इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ जाए, लिख सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट करो टेक्स्ट को, ऐसे सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पे चले जाओ। ये वन बाय वन एक, ये आपका आर्क के अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन। याद रखना, जब बेंडिंग में हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट होगा, आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन की तरफ किसको बैलेंस आउट करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ। ये यहां से बिल्कुल उसके ऑपोजिट रिजल्ट। फॉर्म पे देखो क्या हुआ, ए पे देखो क्या हुआ, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो ये छोटी छोटी ऑप्शन है, लेकिन इसको याद रखना, इसको वर्टिकल ना करने बैठ जाना, वरना बड़े ही अजीब से रिजल्ट आएंगे। हाँ, वर्टिकल जब होगा तो टेक्स्ट तब कर लेना, आपको अच्छा लुक नजर आएगी। अभी मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो। समझ नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है। तो वर्टिकल जब हो टेक्स्ट वर्टिकल वाला डिस्टॉर्शन ले लेना, हॉरिजॉन्टल जब हो तो हॉरिजॉन्टल वाला ले लेना।
और कैंसिल करने से उसको फिनिश कर देगा, उसके ऊपर जो भी लास्ट है वही रहेगा। और ये यहाँ पे जाके अगर आपको कल को नहीं चाहिए इसको नन कर देगा, ये नॉर्मल कर देगा जिस तरह था। यहाँ से स्टार्ट करना है और एक एक ऑप्शन को आपने टारगेट करना है। आर्क लोअर बाजू का लेना चाहो आप ले सकते हो। आर्क लोअर में कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले नज़र आएगा, ये लो देखें, कुछ इस तरह की लुक आ जाएगी। इधर ले जाओ, बिल्कुल ऑपोजिट चली जाएगी। ये चेक करो, तो टाइम लगेगा। इसकी विजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा इसको दाएं बाएं कर लेना, ठीक है। वो डबल एक्शन भी बाद में आपको दिखा देता है, बड़ा बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो इसको आप अपनी मर्जी से इसकी आर्क को कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग दिस। और नन कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। और ये जो ऊपर बना हुआ है ना, ये जस्ट आपका इल्यूजन है, मेरी स्क्रीन का मसला है, वरना ये ख़त्म है, ठीक है। अगर आप ओके कर दो और कभी इस तरह आपको ये देखो, यहाँ से आपने एक एक करके ऑप्शन को अटैम्प्ट करना है। और अगर आपको फ्लैग काइंड ऑफ बिहेवियर चाहिए, वेवी चाहिए, फ्लैग चाहिए, ये ले सकते हैं। एक वेव की शक्ल में आपको दिखा देगा वेव, यहाँ से वेरिएबल चेंज करके आप देख सकते हो। ये देख रहे हो, एक वेव सी बनती भी नजर आ रही है। ऐसे वेव, फ्लैग हो गए फ्लैग की शेप में आ जाएगा, फिश का हो गए फिश आई की शक्ल में आपको दिखा देगा। पहले इसको नन कर देना, इफेक्ट लगाने के बाद उसको नन कर देना, फिर नए को लगाना, ठीक है। वरना आपको ओके करते ही देखो, पहले तो उसको क्लियर करना, फिर जाके यहाँ से आप एक एक करके इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप खुद देख लोगे। अब